भारत की पश्चिमी सीमाओं पर अंधेरा छा रहा था। भारतवर्ष पश्चिम से एक नए खतरे का सामना कर रहा था। अरब की सेनाएं जो ईरान जीत चुकी थी, अब भारत की तरफ बढ़ रही थी। सिंधु नदी के किनारे हिंदू राजा दाहिर अरबों से पराजित हो चुके थे। इस अंधेरे में सूर्य की भांति एक योद्धा आ खड़ा हुआ। ये योद्धा जिन्हें हमने इतिहास में वह स्थान नहीं दिया जिस स्थान के वे हकदार थे, जिनकी तुलना सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टेल से की, जिन्होंने प्रतिज्ञा की अरबों को वापस उनके देश खदेड़ाने की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान योद्धा बप्पा रावल की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं फाल्गुनी। आइए जल्दी से टाइम मशीन घुमाकर चलते हैं 8वीं सदी के भारत में, जब लिखा गया एक स्वर्णिम इतिहास। बप्पा रावल का जन्म 712 ईस्वी में हुआ। उनका वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा या बापा उनका विरुद्ध था और मेवाड़ में राजा को रावल कहकर संबोधित करते थे। यहीं से इतिहास में वो बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध हुए। बप्पा का बचपन संघर्ष में बीता। जब वे बाल्यकाल में थे तब उनके पिता एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी मां ने भीलों की सहायता से उनका पालन पोषण नागदा में किया। यहीं से नियति ने बप्पा रावल की कहानी लिखनी शुरू कर दी। मुहणौत नैणसीरी ख्यात के अनुसार बप्पा हारित ऋषि की गाय चराते थे। वहीं से उन्हें हारित ऋषि से शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। बप्पा के अभ्युदय में हारित ऋषि का योगदान ठीक वैसा ही था जैसा चंद्रगुप्त के उत्कर्ष में चाणक्य का था। ऋषि ने न केवल उनके भीतर की योद्धा को जगाया, बल्कि एक लिंग जी की भक्ति का मार्ग भी बतलाया। हारित ऋषि ने कालभोज को युद्ध कला, रणनीति और धर्म का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि मेवाड़ के असली शासक एक लिंग जी है, राजा केवल उनके दीवान मात्र। ऋषि ने कालभोज को शक्तिशाली व सामर्थ्यवान बनाकर चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए प्रेरित किया। बप्पा की नेतृत्व क्षमता बालपन में ही प्रकट होने लगी थी। वे 11 वर्ष की उम्र में 500 बालकों को साथ लेकर एक राजा की तरह वन में क्रीड़ा करते थे। लेकिन एक अकेले कालभोज, जिनके पास न सत्ता थी न सेना, वे चित्तौड़ के अभेद्य दुर्ग को जीत सकते थे। युवा कालभोज के सामने अनगिनत चुनौतियाँ थीं। चित्तौड़, जो कभी गुहील वंश का गढ़ था, अब मौर्य शासक मान मौर्य के कब्जे में था। मान मौर्य की सेना शक्तिशाली थी। उसके पास घोड़े, हथियार और एक अभेद्य किला था। दूसरी तरफ कालभोज के पास केवल उसका साहस, कुछ वफादार भील योद्धा और हारित ऋषि का आशीर्वाद था। लेकिन बप्पा रावल की कहानी साधारण नहीं थी। वे एक ऐसे योद्धा थे जो असंभव को संभव बना सकते थे। कालभोज ने भील जनजाति को एकजुट किया। ये वही लोग थे जिन्होंने उनकी बचपन में रक्षा की थी। उनके साथ कुछ स्थानीय क्षत्रिय जुड़ गए जो मान मौर्य के अत्याचारों से तंग आ चुके थे। कालभोज ने एक रणनीति बनाई, सीधी लड़ाई नहीं बल्कि छापामार युद्ध की। सबसे पहले उन्होंने द्रोणागिरी के शासक दुर्दांत को परास्त किया और द्रोणागिरी पर अधिकार कर लिया। द्रोणागिरी की विजय के पश्चात बप्पा ने गाजनगढ़ पर आक्रमण किया। वहां का दुर्गपति सलेम शाह युद्ध में मारा गया तथा उसकी सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब कालभोज काफ़ी हद तक चित्तौड़ जीतने को सामर्थ्यवान बन चुके थे। 734 ईस्वी कालभोज, जिन्हें अब लोग बप्पा रावल कहने लगे थे, चित्तौड़ की ओर बढ़े। उनके साथ थी भीलों और स्थानीय राजाओं की छोटी पर ताकतवर सेना। वे अपनी छोटी सी सेना के साथ किले की तलहटी पर पहुंच गए। बप्पा ने छापामार युद्ध शुरू किया। रात के अंधेरे में भील योद्धाओं ने मौर्य चौकियों पर हमला करके तबाह कर दिया। उन्होंने मौर्य सेना की रसद लाइन को काट दिया, जिससे किले में भोजन और हथियारों की कमी होने लगी। बप्पा की यह रणनीति न केवल सैन्य थी बल्कि मनोवैज्ञानिक भी थी। अंततः बप्पा ने चित्तौड़ की घेराबंदी शुरू की।
उनके पास विशाल सेना नहीं थी, लेकिन उनके पास थी एकजुटता। स्थानीय लोग जो मान मौर्य के अत्याचारों से तंग आ चुके थे, बप्पा के साथ आ गए। एक रात बप्पा ने किले के गुप्त प्रवेश द्वार का पता लगाया। यह वह पल था जब इतिहास ने करवट ली। बप्पा रावल की सेना इस गुप्त प्रवेश द्वार के सहारे किले के अंदर घुसने में सफल हुई और भयंकर युद्ध शुरू हुआ। अंततः मान मौर्य पराजित हुआ और चित्तौड़ बप्पा के अधीन आ गया। इस युद्ध ने मेवाड़ में एक नए युग की शुरुआत की। 738 ईस्वी। यह वह समय था जब भारत पर अरब साम्राज्य के आक्रमण के बादल मंडरा रहे थे। उस समय अरबों की लूटमार और रक्तपात से देश आतंकित था। 738 ईस्वी में अरब आक्रांता ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर कब्जा कर लिया। अब उनकी नज़रें राजस्थान के समृद्ध साम्राज्य पर थी। उम्मद खलीफा का सेनापति जनरल जुनैद एक विशाल सेना लेकर भारत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन मेवाड़ का सूरज अब उग चुका था। चित्तौड़ पर अधिकार करने व राज्याभिषेक के बाद बप्पा ने जो सबसे पहला काम किया वह था सैन्य संगठन का। बप्पा ने जब चित्तौड़ का राज्य प्राप्त किया, उस समय चित्तौड़ राज्य का क्षेत्र बहुत छोटा था। इस चित्तौड़ राज्य की सीमाएं परमार, प्रतिहार और चौहान राज्य से घिरी थी। साथ ही अरब आक्रमणों के कारण से सीमाएं सुरक्षित भी नहीं थी। इन विपरीत परिस्थितियों में भी बप्पा ने अपने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और विशाल साम्राज्य खड़ा किया। इस समय भीनमाल में एक नवीन प्रतिहार शक्ति का उदय हो चुका था। इसके राजा थे नागभट्ट। बप्पा ने नागभट्ट के साथ एक संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रस्ताव किया, जिसको नागभट्ट ने स्वीकार कर लिया। सांभर नरेश, अजयपाल और हाड़ौती शासक धवल भी इस मोर्चे में सम्मिलित हो गए। माड़, जैसलमेर राज्य पर अरबों ने लगभग कब्जा कर लिया। वहाँ का शासक देवराज भाटी था। इस मोर्चे में वो भी आ मिला। बप्पा ने समझा अरबों की शक्ति उनकी विशाल सेना और तेज घुड़सवारों में थी। बप्पा रावल की शक्ति उनके साहस और उनकी बुद्धि का अनूठा मेल थी। इतिहासकारों के अनुसार बप्पा ने सीधी लड़ाई से बचते हुए छापामार युद्ध को चुना। उन्होंने रेगिस्तान की भौगोलिक स्थिति का पूरा फायदा उठाया। रेगिस्तान की तपती गर्मी, पानी की कमी और अनजान रास्ते अरबों के लिए अभिशाप बन गए। बप्पा ने अपनी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटा, जो रात के अंधेरे में अरबों की आपूर्ति लाइनों को नष्ट करती थी। बप्पा ने अरबों को गलत रास्तों पर भटकने पर मजबूर किया, जिससे उनकी सेनाओं का मनोबल टूटने लगा। 738 ईस्वी में मारवाड़ में सीधी लड़ाई शुरू हुई। इतिहासकारों के अनुसार बप्पा और नागभट्ट की संयुक्त सेना में 5000 से 6000 सैनिक थे, जबकि जुनैद की सेना में 30,000 से अधिक सैनिक थे। थके और साइकोलॉजिकली हारे हुए अरबों पर यह छोटी सेना टूट पड़ी। युद्ध के बीच में बप्पा रावल ने स्वयं जुनैद का सामना किया। इतिहासकारों के अनुसार बप्पा ने जुनैद को युद्ध में मार गिराया। यह पल युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। अरब सेना टूट गई और जो बचे थे वे सिंध की तरफ भाग खड़े हुए। अरब इतिहासकार सुलेमान लिखता है, इस हार के बाद अरबों को भारत में कहीं शरण नहीं मिली। इतिहासकारों ने बप्पा रावल की इस जीत को भारत की रक्षा में मील का पत्थर माना है। एकलिंग महामात्य और कुंभलगढ़ शिलालेख में लिखा है कि बप्पा ने अरब आक्रांताओं को सिंध के पार खदेड़ दिया। इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा और आरवी सोमानी ने बप्पा की रणनीति की प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है कि बप्पा ने स्थानीय भौगोलिक ज्ञान और गठबंधन शक्ति का उपयोग किया। अरब इतिहासकार सुलेमान ने इस हार को मुसलमानों के लिए अपमानजनक बताया है। कुछ आधुनिक इतिहासकार जैसे D.R. भंडारकर मानते हैं कि बप्पा और नागभट्ट की संयुक्त रणनीति ने भारत की इस्लामी आक्रमणों से कम 200 वर्षों तक रक्षा करी। बप्पा ने न केवल अरबों को हराया, बल्कि उनका पीछा रावलपिंडी, गजनी और यहाँ तक कि ईरान तक किया है। रावलपिंडी शहर का नाम बप्पा रावल के नाम पर ही है, क्योंकि वहाँ कुछ समय के लिए बप्पा का सैनिक शिविर लगा था। युद्ध के बाद बप्पा ने एक लिंगजी मंदिर का निर्माण पूरा किया।
उन्होंने घोषणा की कि मेवाड़ के असली शासक एकलिंग जी ही है और वह केवल उनके दीवान मात्र। बप्पा ने एक स्वर्ण सिक्का जारी किया जिस पर एक तरफ शिवलिंग और दूसरी तरफ सूर्य का चिन्ह था। यह सिक्का उनके धार्मिक और सैन्य शक्ति का प्रतीक था। 753 ईस्वी में बप्पा ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया और एकलिंग जी की भक्ति में लीन हो गए। उनकी ये यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं थी बल्कि मेवाड़ के लिए एक संदेश थी कि सच्चा शासक वह है जो धर्म और कर्तव्य के लिए सब कुछ त्याग दे। बप्पा ने साम्राज्य की नींव इतनी मजबूत रखी कि कई सदियों तक मेवाड़ ने अपनी अखंड पहचान बनाए रखी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने महान योद्धा को हमने अपनी टेक्स्ट बुक से भुला दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश? अपने विचार कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प इतिहास के साथ।